राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस तेज़ी से हम कई तरह के रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रोग जिस तेज़ी से हमें अपनी पकड़ में ले रहे हैं, उसके कई कारण हैं। शोधकर्ता उसके पीछे कई तरह के तत्व निर्धारित कर रहे हैं और इसीलिए तो हमारे देश में हर तरह के रोग बढ़ रहे हैं। कैंसर जैसे जटिल रोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, हृदय रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और हर साल हमारे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित लोगों की संख्या भी 50 लाख से ऊपर है। फिर और दूसरी बीमारियां हैं, किडनी खराब हो रही हैं, डायबिटीज़ खराब हो रही हैं, मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई समाधान हमें समझ में नहीं आ रहा है। छोटी मोटी बीमारियों की बात ही छोड़ दीजिए। पहले छोटी मोटी बीमारियों को लोग त्रस्त रहते थे, ऐसी गंभीर बीमारियों के विषय में तो कभी जानते नहीं थे, लेकिन आज शारीरिक और मानसिक बीमारियां हमें तेजी से अपनी पकड़ में ले रही हैं और उसका हमें दुष्प्रभाव भी देखने में आ रहा है। शोधकर्ता उसका अपना तरीका है, उनका अपना खोजने का तरीका है, वो कारण खोजने में लगे हैं। लेकिन उससे पहले इस विषय को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, 2 विशेष जो शोध हुई, जो विशेष 2 अन्वेषण हुए, उनके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो 1990 के आसपास देश के 6 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में कुछ अध्ययन हुए। वहाँ के खाद्य पदार्थों के सैंपल लेके उनका एनालिसिस किया गया और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए। उस निष्कर्ष का यही एक नतीजा था कि उन खाद्य पदार्थों में कई तरह के पोषक तत्वों की भारी कमी है। प्रोटीन इसमें बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई है और कार्बोहाइड्रेट भी सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें बिल्कुल घट गई है। फिर कुछ बहुमूल्य पोषक तत्व भी होते हैं। यदि आपके भोजन में आयरन की कमी है तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। यदि पोषक तत्व में आयोडीन की कमी है तो फिर आपको थायराइड जैसी बीमारी शुरू हो जाएगी, गलफेड़े हो जाएंगे, शारीरिक विकास रुक जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए देश में थायराइड के रोगियों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। जिंक की कमी हो जाए तो इंसुलिन की परेशानी खड़ी हो जाती है, मधुमेह की शिकायत शुरू हो जाती है या दूसरी व्याधियाँ शुरू हो जाती हैं। यदि मैग्नीशियम की या मैग्नीज की कमी हो जाए तो हृदय संबंधी गंभीर रोगों का सामना करना पड़ता है। बोरोन की कमी हो जाए तो अलग व्याधियाँ शुरू हो जाती हैं और इसीलिए कैंसर जैसी व्याधि भी हमें बहुत तेज़ी से ग्रसित कर रही है। ये तो रही एक रिपोर्ट की बात, एक अध्ययन की बात। इसी तरह का अध्ययन देश के अलग अलग भागों में मृदा को लेकर, खेतों की मिट्टी को लेकर हुआ था। मिट्टी लेकर उसका एनालिसिस किया गया, उसका विश्लेषण किया गया और उससे एक और बात पता चली और ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। खेतों की मिट्टी का जब एनालिसिस किया गया तो उससे पता चला कि खेत की मिट्टी में भी कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो बहुत तेज़ी से उनकी मात्रा घटती जा रही है और ये इस मात्रा को हमने किसी मात्रा से निर्धारित किया होगा, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ, तभी हम कह पाए कि हमारे खेतों की मिट्टियों में ऐसे बहुमूल्य पोषक तत्व तेजी से गिर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। एक तरफ हम रासायन आधारित उर्वरकों का प्रयोग करके, खादों का प्रयोग करके फसलों की मात्रा बढ़ा रहे हैं। फसल जो पकने में 7, 8, 6 महीने का समय लेती थी, अब कोशिश है हमारा 2.5 से 3 महीने में फसल तैयार हो जाए। अब बोनी फसल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। झाड़ ज़्यादा हो, फसल की क्वांटिटी बढ़ जाए, चाहे उसके अंदर वो मूल्यवान बहुमूल्य पोषक तत्व हों या ना हों। तो जब मिट्टी का एनालिसिस किया गया तो उससे भी पता चला और मिट्टी 6 अलग अलग भागों से इकट्ठी की। उन भागों से इकट्ठी की यहाँ फसलों में तीव्रता आई थी या फसलों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। यहाँ किसान फसल उगा के मालामाल हो रहे थे क्योंकि वहाँ उन खेतों में जो रसायन आधारित खाद थे उनका बहुत आयत से प्रयोग हो रहा था। अब फसल मात्रा बढ़ रही थी तो सरकार को और विभाग को कोई उसके दुष्प्रभाव जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अध्ययन किया गया और उस अध्ययन से पता चला कि इन क्षेत्रों में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी भी बहुत तेज़ी से घट रही है। कई जगह पता चला कि जिंक की मात्रा 40% से लेकर 50% तक घट गई।
लोहे की मात्रा में 23% तक गिरावट आई। जिंक की मात्रा में 23% से ज़्यादा गिरावट हुई। मैग्नीज है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, इनकी मात्रा में भी 32 से लेकर 60% तक की गिरावट आई। और ये दोनों रिपोर्ट, मैं आज की बात नहीं कर रहा, दोनों रिपोर्ट कम से कम 35 साल पुरानी है। 35 साल के बाद तो गंगा बहुत बह गई, बहुत अवधि हो गई। इस अवधि में हमारी मृदा में और हमारे खाद्य वस्तुओं में पोषक तत्वों की कितनी कमी हो गई, इसका हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। एक तरफ तो ये पोषक तत्वों की कमी हो रही है जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव डाल रही है। हमारा शारीरिक विकास समान गति से नहीं बढ़ पा रहा है, इसीलिए हमारी कद काठी में गिरावट आ रही है। हमारी शारीरिक शक्ति जवाब दे रही है, अब हमारे अंदर वो क्षमता या वो ताकत नहीं बची जो पहले होती थी। दूसरी तरफ हमारे शरीर में शरीर के भार में वृद्धि हो रही है, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारी शरीर की कई ऐसी चयापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं जो प्रभावित हो रही हैं, फिर वो हमें अलग तरीके से प्रभावित करके अलग रोगों का शिकार बना रही हैं। इसीलिए मोटापा भारी हो रहा है, शरीर में वृद्धि हो रही है, शारीरिक क्षमता घट रही है, पौरुष शक्ति में गिरावट आ रही है, हम गर्भ धारण करने में कई तरह की परेशानियां अनुभव करने लगे हैं, या फिर हमारे जो वीर्य में शुक्राणु की गति होती है, शुक्राणु की संख्या होती है, उस पर भी इन पोषक तत्वों का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसलिए बांझपन की समस्या भी बढ़ रही है और नपुंसकता की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, और दूसरे रोग तो हमें प्रभावित कर ही रहे हैं। ये तो बात रही एक परिपेक्ष की, लेकिन दूसरा परिपेक्ष भी है कि हम खेतों में रसायन आधारित उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रभाव तो फसल की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन फसलों की पौष्टिकता में गिरावट आ रही है, और वो हमें सीधा सीधा प्रभावित कर रही है। एक दूसरा प्रभाव भी है कि हमारी जीवन शैली में, हमारी खान पीन में भी बदलाव आ रहा है। अब हम प्राकृतिक आहार की जगह, प्राकृतिक फल फूल और साग सब्जियों की जगह, अनाज की जगह हम परिष्कृत आहार पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। हर घर में आज दिन की शुरुआत ब्रेड से होती है, बिस्किट से होती है, पाव से होती है, या फिर ऐसी नमकीन से, ऐसी दाल मोट आदि से होती है जो प्रोसेस तरीके से तैयार होती हैं। उनमें पोषक तत्व तो रहता नहीं, इसलिए वो खराब भी नहीं रहती। आप महीने तक रखो उन्हें, 2 महीने तक रखो, उनमें कोई तरह की खराबी नहीं आती। अन्यथा आप अपनी रोटी बनाते हैं, आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं, उसको रख दीजिए, 24 घंटे के बाद उसमें फंगस आने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें वो जीवांत आहार है। ऐसा आहार जो जीवांत नहीं बचा, सिर्फ आहार है। इसीलिए जो प्रोसेस्ड खाने मिलते हैं, उन भोजनों को आप महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें किसी तरह की विकृति नहीं आती, क्योंकि वो जीवांत नहीं है, वो सिर्फ आहार है। लेकिन ये बात यही तक सीमित नहीं रहती। जितने भी फास्ट फूड हैं, प्रोसेस्ड आहार हैं, उनमें हजारों तरह के विषाक्त रसायनों का प्रयोग होता है। ये रसायन उसको सौंदर्य बनाने के लिए होते हैं, आकर्षित बनाने के लिए होते हैं, अधिक टेस्ट देने के लिए होते हैं, खराब ना हो इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। प्रिजर्वेटिव के नाम पर कई रसायन प्रयोग किए जाते हैं, और ऐसे रसायनों की संख्या करीब 2,500 से 3,000 के आसपास है। ये रसायन भी हमारे शरीर में जाकर प्रतिकूल असर दिखाते हैं, कई तरह की व्याधियाँ पैदा करते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट डालते हैं, शारीरिक गतिविधियों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, और इसी के कारण कई ऐसी बीमारियां भी मनुष्य जाति को ग्रसित करने लगी हैं जिन बीमारियों का इतिहास आज से पहले कभी नहीं था। और समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं है। मैं तो इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो आप जान के आश्चर्य होगा कि आप कोई भी चीज़ प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक के नाम पर दी जाती हो, हर्बल के नाम पर दी जाती हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध नहीं है जो 100% प्राकृतिक हो। उसमें भी किसी न किसी रूप में कई तरह के केमिकलों का प्रयोग होता है, और इसीलिए जब भी केमिकल का प्रयोग होगा वो सीधा आपको प्रभावित करेगा। उदाहरण के स्वरूप में आपके बालों में, बच्चों के बालों में जुएँ नहीं पड़ती। पहले सामान्य हर बच्चे को इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। कई लड़कियों की तो शादी होती थी, शादी के समय भी उनके सिर में जुएँ पड़ती थी, शादी के बाद भी पड़ जाती थी। गर्भवती स्त्रियों को भी जुएँ की समस्या का सामना करना पड़ता था। हम छोटे बच्चों की बात ना करें, वयस्कों को भी समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि तब हम ऐसे विषाक्त रसायनों का, ऐसे जहरीले
शैम्पू आदि का प्रयोग सिर में नहीं करते थे, अब तो करते हैं। तो इसलिए कभी हमारे सिर में जुओं की समस्या ही नहीं होती। इसलिए अब जुओं को लेकर हम ज़्यादा गंभीर नहीं होते। फिर भी यदि किसी बच्चे को पड़ जाएं तो वो दूसरे कारण हो सकते हैं, या तो वो अभावग्रस्त है, नहाता नहीं है, या उन चीज़ों को प्रयोग नहीं करता जिनमें ऐसे विषाक्त रसायन पहले से उपलब्ध हैं। आप कोई भी चीज़ प्रयोग करते हैं उसमें कोई ना कोई रसायन है, और वो रसायन आपको सकारात्मक प्रभाव तो देगा, वो देखने में अच्छा रहेगा, उसके कारण आपको कई लाभ भी मिलेंगे, लेकिन अंततः उसके विषाक्त रसायन आपको बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं, आपको बीमारी की तरफ ले जाते हैं, गंभीर बीमारियों का शिकार बना देते हैं। तो आप आज इन विषाक्त रसायनों से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, या फिर आपकी संतानें हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे सही हो सकता है, इसको सोचने की आवश्यकता है। इसको सोचेंगे तभी हम अपने जीवन को या अपने समाज को सही रूप से आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा तो हमारे सामने अंधकार ही अंधकार है। मैं कई बार कहता हूँ कि आज हम पैसा कमाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लेना भी मुश्किल नहीं है। हम सहजता से लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, और लाख 2 लाख रुपए महीने की सैलरी करने वाले बहुत सारे युवक हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई स्थिरता नहीं। विवाह को लेकर परेशान है, संतान को लेकर परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, बच्चे संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं, और बच्चे ऐसी ऐसी बीमारियों से शिकार हो रहे हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं। इसीलिए तो छोटे छोटे बच्चों की किडनियाँ खराब हो रही हैं, हृदय बाल्ब खराब हो रहा है, हृदय काम नहीं कर पा रहा है, या किडनियों की समस्या आ रही है, या छोटे छोटे बच्चों को कैंसर की शिकायत हो रही है। तो इन सब से बचना है तो निश्चित रूप से हमें अपने प्राकृतिक मार्ग का अनुसरण करना होगा, इस मार्ग को हमारे पूर्वज अनुसरण करते थे। हमारे खान पीन में, हमारे रहन सहन में, और जो भी हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं उनके बारे में अधिकतम जानकारी रखने की आवश्यकता है। अन्यथा धीरे धीरे जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वो विलुप्ति का मार्ग है, क्योंकि यदि हमारी कोई संतान नहीं होगी तो हम निर्वंश रह जाएंगे। फिर हमारे लिए जो कमाया गया, संचित किया हुआ धन की क्या उपयोगिता है? फिर आपके पास मकान हो, 1 मकान हो या 10 मकान हो, उनकी क्या उपयोगिता है? कोई दूसरा मालिक बनेगा। तो आज हमें फिर से उन सिद्धांतों को, उन बातों को याद करना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ऐसी विषाक्त बीमारियों से बच सकें, ऐसी जटिल बीमारियों से सुरक्षित स्वयं को भी रख सकें, परिवार को भी सुरक्षित रख सकें, और समाज को भी सुरक्षित मार्ग का अनुसरण करने के लिए बाध्य कर सकें। तो इसके लिए हमें अपने पोषक तत्वों के बारे में, अपने खान पीन के बारे में, और जिस ज़मीन में वो खान पीन की वस्तुएं पैदा होती हैं, चाहे वो साग सब्जियों के रूप में हो, फसल के रूप में हो, गेहूँ चावल के रूप में हो, उनको भी विषाक्त होने से बचाने की आवश्यकता है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही हो सकता है कि हम प्राकृतिक जीवन पद्धति को अपनाएं, उस पद्धति को अपनाएं जो विषाक्तता की इस डगर को तोड़ दे। इन रसायन आधारित जो खाद हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, उनसे भी अपने को दूर रखने की बहुत आवश्यकता है। फिर कहेंगे कि इनका सब्स्टिट्यूट क्या है, इनको आप किस चीज़ से विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना तो फसल पर प्रभाव पड़ेगा, फसल आधी रह जाएगी या फसल रोगों से ग्रसित हो जाएगी।